नमस्कार, मंडे मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी ये तो कुछ अच्छे क्यूज दे रहा है, 100 अंकों की मजबूती, 18,140 के पार हो रहा है यहाँ कारोबार। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें, हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा लाल निशान में कारोबार दिखाई दे रहा है। 20 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं तकरीबन 10-12 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। जापान का बाजार ये तगड़ी स्ट्रेंथ के साथ 300 अंक ऊपर है। याद रखिए चाइनीज मार्केट्स बंद रहेंगे पूरे हफ्ते, मलेशिया का बाजार भी बंद है। लेकिन यूरोप के माफ कीजिएगा, कमोडिटी मार्केट की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी एक सुस्ती वाला ही हफ्ता रहने वाला है। बीते सत्र में अधिकतर कमोडिटीज मजबूती लेकर बंद हुई। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कहाँ रखनी है आपको नजर, पूरे ट्रिगर्स, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, पड़ोसी तो बंद है एक हफ्ते के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पिछले हफ्ते क्या हुआ, ये हफ्ता कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या दिखेगा? एक्शन पैक्ट हफ्ता होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक डेटा भी थोड़ा आने वाला है। चाइना जैसे आपने कहा बंद है, अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, हमारे लिए भी बजट से पहले वाला हफ्ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर फोकस रहेगा। क्योंकि आपने इवेंट्स की बात करी तो पहले वही टच कर लेते हैं। चीन पूरे हफ्ते बंद रहेगा, थ्रू द वीक हम देखेंगे हांगकांग, ताइवान, यहाँ पर भी आपको हॉलीडेज दिखेंगी 2 दिन के लिए, आज और कल सिंगापुर भी बंद है, तो वहां से कुछ ज्यादा संकेत नहीं आने वाले। बट यूएस पर रखिएगा नजर क्योंकि उनकी Q4 जीडीपी का पहला अनुमान आने वाला है। 2 एस्टिमेट्स और फिर फाइनल डेटा आता है, तो वहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। साथ ही पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है, और फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर फेड अपनी नजर रखता है। और अगले हफ्ते 1 फरवरी को पॉलिसी भी आने वाली है, तो उस पॉलिसी से पहले आखिरी एक अहम डेटा जीडीपी और उसके बाद ये आने वाला है, तो इस पर भी बाजार की काफी कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा नतीजों का सीजन चल रहा है। डाउ की 12 कंपनीज के नतीजे आएंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आईबीएम, इंटेल, साथ ही जीई, बोइंग, मास्टरकार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे नंबर्स रहेंगे, तो उस पर भी बाजार आपको एक रिएक्शन देगा। और जापान का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी ट्वीक के बाद अब ये डेटा कैसा आता है, उस पर फिर आगे क्या चर्चा रहेगी, ये सारे फोकस है। तो काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने ही वाला है। हमारे बाजार के लिए ऑफकोर्स अर्निंग्स तो रहेंगे ही फोकस में। शुक्रवार की बात करें तो ऑफकोर्स अमेरिका में एक अच्छा मजबूत रिबाउंड आपने देखा। 3 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर ब्रेक लगा। डाउ की डेज हाई पर सारे के सारे अमेरिकी बाजार आपको बंद होते हुए देखे। 330 अंक हमने डाउ को उछलते हुए देखा। नैस्डैक 2.5% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3.25% की आपको तेजी दिखा रहा था। रसेल 2000 2% ऊपर था। S&P 500 1.5% ऊपर था। तो एक ब्रॉड बेस्ड हाई सेक्टोरल पार्टिसिपेशन वाली रैली आपको आती हुई दिखी, जिसमें ऑफकोर्स आईटी की लीडरशिप सबसे ज्यादा थी, जिसकी वजह से नैस्डैक 2.6% ऊपर भी था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड कंट्रोल में है, 3.5% के नीचे है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ, एक चीज हुई है ओवर लास्ट वीक जो इंपॉर्टेंट रहेगी। यूएस की जो कर्ज सीमा है, डेट सीलिंग है, $31 ट्रिलियन का डेट है यूएस की, वो कर्ज सीमा अब हिट हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट हर साल होता है, तो कोई नई चीज नहीं है। बट इसके बाद आपको एक नई डेट डील लानी होती है यूएस में इस कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए, और जब जब ये होता है वहां पर हम देखते हैं कि थोड़ा तनाव हो सकता है। पिछली कई बार भी हुआ है, इस बार भी होने की संभावना है। तो कर्ज सीमा कितनी जल्दी बढ़ाई जाती है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में बढ़ाई जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो यहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। बट ये ओवर द वीकेंड हमने देखा है, डेवलपमेंट होते हुए देखा है। यूरोप की बात करें, अच्छा खासा एक्शन था, कोई परेशानी नहीं थी, ठीक ठाक मूव्स वहां पर आपको आती हुई देखिए। आधे से 1% मजबूत यूरोप के बाजार थे। कमोडिटी बाजार में तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से मजबूत एक्शन बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी ग्लोबल कमोडिटीज अच्छी रहीं। 8 महीने के निचले स्तर पर है डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे, तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही। इनफैक्ट कमोडिटीज की रैली में एक बड़ा योगदान डॉलर इंडेक्स का भी है। चीन की मांग वापस बढ़ने से हमने देखा कच्चा तेल पिछले हफ्ते 3% उछला था। ब्रेंट अगर अभी आप देखेंगे तो $87 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, पर उसके सामने नेचुरल गैस में लगातार 5वें हफ्ते आपने वीकली गिरावट आती हुई देखी है। इनफैक्ट 5 हफ्तों में नेचुरल गैस के दाम आधे हो गए हैं और प्री वॉर के लेवल से ऑलमोस्ट 18 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं। तो वहां पर लगातार गिरावट है, क्योंकि सर्दियां इस बार उतनी सिवियर नहीं है जितना शायद पहले अनुमान लगाया गया था। बट बाकी कमोडिटीज में तेजी बनी हुई है। सोना $1930 के आसपास है, लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने यहां पर भी आते हुए देखी है। बाकी बेस मेटल्स में तो जबरदस्त एक्शन है, स्पेशली कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम पिछले हफ्ते तगड़ी तेजी रही, और एग्री कमोडिटीज में भी ठीक ठाक मूव्स आ रही हैं। अब चाइना 1 हफ्ते के लिए बंद है, तो शायद थोड़ी सुस्ती आपको कमोडिटीज में उस हिसाब से आती हुई दिखे।
बट अदरवाइज यहाँ पर एक्शन अच्छा चल रहा है। तो ठीक ठाक हफ्ता रहना चाहिए बाजार के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, नतीजों के साथ साथ डेटा, जिस पर बाजार आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच दीप, पूरी डिटेल्स रखने के लिए। अब देखना यही होगा कि हमारे मार्केट के जो क्यूज हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो सिग्नल्स हैं उसे आज हमारा बाजार कैसे लेके चलता है और ओपनिंग कैसी रहती है। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो अच्छी बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। 1510 करोड़ की खरीद का फिगर पिछले हफ्ते वहां से आया है। ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की खरीद का फिगर एफएनओ स्पेस में हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखा। कैश स्पेस में हालांकि 2000 करोड़ की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है। अब जो ग्लोबल संकेत हमें आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के इवेंट्स पूरे हफ्ते के लिए लाइंड अप हैं, हमारे मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति आपको अपनानी है, सब जानेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। सर मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग क्या करना है, कैसी ओपनिंग रहेगी और निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे जहां हमारे दर्शकों को नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत काफी अच्छे हैं ग्लोबल मार्केट से और अमेरिकी बाजारों में 3 दिनों की गिरावट के बाद स्पेशली डाउ में एक 300 पॉइंट का अच्छा रिबाउंड दिखा, जो हमारी भारतीय बाजारों से 19 से कहीं बेहतर था। दूसरा, नैस्डैक काफी मजबूती के साथ बंद होकर आया, जो कि लीडरशिप लगातार दिखा रहा है और भारतीय बाजार ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच बंद हुए, नीचे 17,700 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में 18,200 18,300 रुकावट की जगह उसके बीचों बीच में हम 18,025 के आसपास बंद हुए। तो सपोर्ट के आसपास ही बंद हुए। ऐसे में 17,950 18,025 ये वो रेंज है जो आज फिर से आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाली है नहीं। और निफ्टी पर हम इस सपोर्ट रेंज के निश्चित स्तरों पर ही बंद हुए हैं। अब ऊपर की तरफ 18,100 से 18,175 तक की ऊपरी रेंज की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की आज फिर से हो सकती है। वहां से देखेंगे और कितनी ताकत मिलती है, अदरवाइज उस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी। निफ्टी के ठीक विपरीत बैंक निफ्टी जिनकी ऊंचाइयों पर बंद होने की में कामयाब रहा है और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास भी 42,500 के आसपास। अब जो आज के लिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज है वो है 42,225 से 42,375। ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। वीकेंड पर दिग्गजों के नंबर्स आए हैं, जिसमें आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, छोटे बैंक में आरबीएल, बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है, एक यस बैंक को छोड़ दें तो जिससे आप कहें कि खराब नंबर्स हैं। तो बैंक को बैंकिंग सेक्टर को पूरा रिजल्ट का सपोर्ट भी मिलेगा और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये वो रेंज है, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आपको मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। एक बार 42,725 को पार करके आज निकल कर टिका बैंक निफ्टी, तो ऊपरी स्तर पर 42,825 से 42,950 ये वो 150 पॉइंट की 125 पॉइंट की रेंज है जहां बैंक निफ्टी आज जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस लेवल के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आपको फिर से होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल रुझान ठीक है, ग्लोबल मार्केट में संकेत ठीक है, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी कम है और बाकी नतीजों का भी सपोर्ट है। इन सबको देखते हुए भारतीय बाजार में हफ्ते की मजबूत शुरुआत होने के और पूरा दिन मजबूत रहने के पूरे आसार हैं। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, उम्मीद रखनी है और करना क्या है। तो हम एक दमदार शुरुआत की तैयारी में है। मंडे को 17,950 से 18,025 ये आज एक सहारा देने वाली रेंज होगी निफ्टी के लिए। ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 18,175 के पास फिलहाल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जैसे सर भी जिक्र कर रहे थे, 42,225 से 375 ये आज सपोर्ट वाली रेंज होगी और ऊपर जो वॉल फेस करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है वो 42,825 से 950 के पास रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि एक्शन स्पेसिफिकली किन सेक्टर्स में, स्टॉक्स में दिखेगा। दिसंबर तिमाही नतीजों से पूरा भरा हुआ जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स हैं वो इस हफ्ते भी रहने वाले हैं। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी की कंपनी के नंबर्स वीकेंड पे जो आए हैं कैसे रहे? जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे हैं जिसमें आज भी अगर नतीजे आने वाले हैं, आज आपको निफ्टी में एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में कंटेनर कॉर्पोरेशन, सिंजीन इंटरनेशनल, टाटा कम्युनिकेशन और कैनरा बैंक जैसे कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। फेडरल मुगल गोल्ड जिनका अगर आप देखेंगे ओपन ऑफर जो है वो बंद होने वाला है। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट जिनका नाम बदल के 361 वैम हो जाएगा। अब आ जाते हैं नतीजों पर। नतीजों में सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखे थे, वो मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। मार्जिन्स जो हैं वो कि हालांकि हमारे अनुमान से बेहतर है, पर अगर दूसरे पैमानों पर अगर आप देखेंगे तो हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे हैं। आय लगभग अगर आप देखेंगे 5.5% गिर कर आई है।
कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे वो लगभग 13% बढ़कर आया है और मार्जिन्स 13.6% से बढ़कर 16.2% पर आए हैं, जो हमारा अनुमान था 15% का। और मुनाफे में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 15.6% की आपको वहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। उसी के साथ साथ JSW स्टील की अगर आप बात करें, वहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 3% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में आपको भारी गिरावट दिखेगी, 24% से गिरकर 12% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में लगभग 90% की आपको कटौती आती हुई दिखेगी। ICICI बैंक, वहां पर अगर आप देखेंगे जो हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। NIS लगभग 34.5% बढ़कर आई है, मुनाफे में भी आपको 34% की बढ़ोतरी दिखेगी और GNPS देख लीजिए, NNPS देख लीजिए, NNPS में भी आपको गिरावट दिखेगी 0.61% से गिरकर 0.55% पर। और निम्स जो है वो भी इंप्रूव होते हुए आए हैं, 4.3% से बढ़कर लगभग 4.65% पर आते हुए दिखे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर भी जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। NII में लगभग 30% की बढ़ोतरी है, GNPS भी सुधर कर आए हैं, 2.08% से सुधर कर 1.9% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप निम्स की बात करें, वहां पर भी आपको अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, क्योंकि 5.17% से बढ़कर 5.5%, 5.47% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। SBI लाइफ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। नेट प्रीमियम अर्न जो है वहां पर आपको लगभग 6.4% की बढ़ोतरी दिखेगी और एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जो कि APE होता है, वहां पर आपको लगभग 18.8% की बढ़ोतरी दिखेगी। और VNB अगर आप बात करेंगे, VNB में भी लगभग 31% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर आप बात करें तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजा आते हुए दिखे। हालांकि अगर मार्जिन की बात करें स्पेसिफिकली, वहां पर आपको थोड़ी बहुत कटौती दिखेगी। आय लगभग जो है लगभग 19.5% बढ़कर आई है, मार्जिन जो है 18.6% से गिरकर 15.1% पर आए हैं, जबकि हमारा अनुमान 15.4% का था। और मुनाफे में लगभग 38% की आपको कटौती दिखेगी। ओके अरमान, ये तो निफ्टी के नंबर्स हो गए, लेकिन FNO में ओवर द वीकेंड किस प्रकार के नंबर्स दिखे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो बंधन बैंक, वहां पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NIS जो है वो लगभग 2% गिर कर आई है। और अगर निम्स की बात करें, वहां पर भी आपको कटौती दिखेगी, 7% से गिरकर 6.5% पर आते हुए दिखे हैं। और GNPS में वहां पर वो लगभग फ्लैट रहे हैं, अगर आप बात करेंगे 7.19% से गिरकर 7.15% पर आते हुए दिखे हैं। RBL बैंक ऑलमोस्ट जहां पर अगर आप देखेंगे, जहां पर जो हमारा एस्टीमेट था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। NIS लगभग 13.5% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं, मुनाफे में भी आपको 34% की बढ़ोतरी दिखेगी और GNPS में भी आपको कटौती दिखेगी, 3.8% से गिरकर 3.6% पर आते हुए दिखे हैं। और निम्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 4.5% से बढ़कर 4.7% पर आते हुए दिखे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, यहां पर भी जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। NIIs में लगभग 27% की बढ़ोतरी है और निम्स में अच्छा खासा उछाल देखा गया है, लगभग 5.98% से बढ़कर 6.36% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा लगभग 2 गुना ज्यादा हो चुका है। IEX, यहां पर भी हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं। आय लगभग 15% के आसपास गिर कर आई है, मार्जिन लगभग 84% से गिरकर 83% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में आपको 4% की कटौती दिखेगी। पेट्रोनेट LNG की बात करें, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 1% के आसपास गिर कर आई है, मार्जिन हालांकि अच्छे बढ़ कर आए, 7.3% से बढ़कर 10.6% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान 9.1% का था। और अंत में LTI माइंडट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि लगभग 5% बढ़ी है, पर अगर आप मार्जिन की बात करें तो 17.5% से गिरकर लगभग 14% के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 15.2% का था। ओके, फिर तो चलिए, तो निफ्टी हो, FNO हो, सब जगह से भरमार रही है नतीजों की ओवर द वीकेंड, और यही आज आपके लिए स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट का काम करेंगे और हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कमाई के मौके मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। पतंजलि खरीद के चलने की सलाह आ रही है, स्टॉप लॉस 1168 का, टारगेट 1245 का रखना है। और आन राठी सिक्योरिटीज कोल इंडिया खरीद के चलने की सलाह है। इस रणनीति में आपको 220 का स्टॉप लॉस लगाना है, लक्ष्य 240 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स क्या खास रणनीति आपके लिए लेकर आए हैं, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज कमाई का मौका मिलेगा। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रवार को जिस तरह का प्रदर्शन बाजार ने दिखाया, दो अलग अलग दिशा में थे। बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था एज कंपेयर्ड विद निफ्टी, जो कि 18,100 के नीचे बंद हुआ। आज जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट्स को प्ले कैसे करना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू देखिए, ओवरऑल
इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है, ट्रंकेटेड वीक है और डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 18,000 के ऊपर की एक्सपायरी हमें देखने को मिलनी चाहिए। वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है, वहाँ पे लगातार प्रोटेक्टर एक्टिव भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे करना ये हुआ कि गिरावट होती है तो लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। 18,100 18,150 तक के लेवल और इमीडिएट बेसिस देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी नो डाउट एक आउट परफॉर्मेंस साबित हुआ था पिछले सप्ताह और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 42,800 से लेकर 43,000 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ की संभावना है। 43,000 तक का लेवल अपसाइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ये आपको कहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस पर्टिकुलर काउंटर ने बाजार की गिरावट के विपरीत एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ एक दिनों में और फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। 97 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। 103 तक की अपसाइड हमें गैस अथॉरिटी में देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरा काउंटर है दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 2755 के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड को खरीद के चले 2680 का स्टॉप लॉस होगा। नीलेश जी, आपने ये तो बता दिया कि कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं। आपने अपनी कमेंट्री में शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया कि बैंकिंग स्पेस का प्रदर्शन और खासतौर से निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। आप 43,000 के लेवल की बात कर रहे हैं। कोई क्या इस हफ्ते भी और आज भी क्या बैंकिंग स्पेस पे, बैंकिंग कंपनीज पे, PSU प्राइवेट स्पेस पे नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था FMCG हो, मेटल हो, इसमें सुस्ती दिखी थी और चाइनीज़ मार्केट बंद है, तो कमोडिटी स्पेस से जो जुड़ी स्टॉक्स हैं वो क्या यहाँ डल रहने वाले हैं? कौन सा इंडेक्स पे नज़र डालें, कौन सा इंडेक्स अवॉइड? बिल्कुल, देखिए सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक नतीजे ICICI बैंक के बहुत ही अच्छे आए थे और उसके अलावा अगर हम देखें चार्ट पे तो HDFC बैंक काफी अच्छा लग रहा है। तो ये दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक पे अभी भी फोकस बना के रखना चाहिए। कोई भी गिरावट हो तो HDFC बैंक, ICICI बैंक अभी भी इसे ऐड करने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए PSU बैंक में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिली थी, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था बट अभी भी PSU बैंकिंग स्पेस ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है, वहाँ पर भी नजर रखने की सलाह होगी। मेटल इंडेक्स वहाँ पे हमें थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ काउंटर लाइक हिंडाल्को, वेदांता, JSPL इन काउंटर पे नजर रखनी चाहिए और गिरावट हो तो उसे ऐड करना चाहिए। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम लार्ज कैप IT स्पेस में भी देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस, TCL, HCL टेक ये कुछ काउंटर होंगे जहाँ पे थोड़ी सी गिरावट पे ऐड करने की सलाह होगी। ओके, बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने की। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग। जरा बताइए सोने चांदी में क्या रणनीति अपनाई जाए? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए डॉलर इंडेक्स में हमने कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखा है लास्ट वीक के डेटा के बाद, तो उससे गोल्ड और सिल्वर को डेफिनेटली निचले स्तरों पे बाय किया जा रहा है और एक सपोर्ट बेस मिल रही है। मेरा मानना है आज भी हम बाइंग की एक रुझान है वो देखेंगे। इसके चलते मैं एमसेक्स गोल्ड में 56,550 600 की रीजन में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा और 57,000 के काफ़ी करीब के लेवल हम देख पाएंगे। सिमिलरली चांदी में ऐसा लगता है कि 68,300 से 400 के लिए एक हल्की सी डिप पे बाय किया जा सकता है और लगभग 69,200 से 100 का इमीडिएट एक टारगेट लिया जा सकता है। ओके, मतलब सोने में एक नए रिकॉर्ड स्तर की तैयारी हमारे दर्शकों को करनी चाहिए। कच्चे तेल में क्या करें, क्योंकि ये पूरा हफ्ता तो चाइनीज मार्केट बंद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उसके पहले हमने देखा है कि जो एक सेटअप है एटलीस्ट वो तेजी का है, क्योंकि डिमांड जो है चाइना से दोबारा उभर के आएगी। इसकी उम्मीद में नए कैलेंडर ईयर में लगातार हम निचले स्तरों से बाइंग आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे कैप्ड है, लेकिन इस स्तरों पे डेफिनेटली बाइंग का एक रुझान देखा जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आज भी ये एक्टिविटी जारी रहेगी। हल्की सी गिरावट के साथ ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इस गिरावट में बाइंग की रणनीति अपनाई जा सकती है 6550 के करीब और 667580 तक का एक इमीडिएट टारगेट लिया जा सकता है। ओके, चलिए, तो वॉल्यूम्स थोड़ा कम हो सकते हैं क्योंकि चाइनीज मार्केट बाहर रहेंगे इस हफ्ते, लेकिन बायस अपसाइड की तरफ है। हमें थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए एनर्जी बुलियन में करना क्या है आज। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो
फॉरेन ब्रोकरेजेस ने किया है बहुत सारा काम और आशीष एक लंबी लिस्ट लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, तो इनके साथ शुरुआत करते हैं। एचडीएफसी लाइफ पर देखें तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है मेरे पास, कुछ टॉप आपके सामने रखता हूँ। सीएलएसए की तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पर रेटिंग है खरीदारी की और जो लक्ष्य है इसमें बढ़ोतरी की गई है, हालांकि सिर्फ 10 रुपये, 710 से बढ़ाकर 720 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 710 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 800 रुपये के लक्ष्य के लिए। स्टॉक 590 के आसपास चल रहा है, तो सभी ने अगर आप देखें तो ऊंचे ही टारगेट्स दिए करंट मार्केट प्राइस से, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है एसबीआई लाइफ, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सीएलएसए खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य जो है इन्होंने बढ़ा है 1650 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है। सिटी ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1755 से बढ़ाकर 1825 कर दिया। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 1580 रुपये के लक्ष्य के लिए और जेपी मॉर्गन ने 1630 रुपये के लक्ष्य के लिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1296 की क्लोजिंग, यानी सभी अगर आप देखें तो बुलिश है स्टॉक के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी को काफी मूव कर सकता है आज। सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे 2970 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 3015 रुपये का लक्ष्य दिया और जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने बहुत मामूली बढ़ाया, 3100 से बढ़ाकर 3110 कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी आप नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं 1175 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1250 रुपये का लक्ष्य दिया है और सिटी यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 1080 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जिस पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि ब्रोकरेजेस की नजर यहाँ पर है। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल रखने के लिए।